नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के सेट 2 का मॉडल सेट जो है आप लोग का जो आया है, हम लोग सेट 1 पूरा क्लियर कर चुके थे। आज की वीडियो हम लोग सेट 2 का पूरा क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे तो सारे क्वेश्चन का जो आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको याद होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बने रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिखा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या फिर वक्रता केंद्र पर, या फिर वक्रता केंद्र के परे, या फिर दर्पण एवं ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच कहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन क्या सुनिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो होगा ये आंसर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्या याद रखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध क्या। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले जब हम लोग प्रीवियस ईयर वाला जो मॉडल सेट कर रहे थे तो उसमें भी हम लोग इसको पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आपका ये क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है। तो एफ में संबंध क्या है, तो यहाँ पे आर बराबर 2f हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन फॉर्मूला होता था एफ आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा r इक्वल टू 2f, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि जब प्रकाश किरण से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, या फिर किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अभिलंब से दूर। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण कैसे मुड़ती है? अभिलंब से दूर, ठीक है, अभिलंब से दूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा एवं छोटा, सीधा एवं बड़ा, या उल्टा एवं छोटा, या फिर उल्टा एवं बड़ा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा सीधा एवं छोटा। क्या बनता है? सीधा एवं छोटा, ठीक है। अवतल लेंस आप लोग जान रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर स्क्वायर, या फिर डायोप्टर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? याद रखेंगे हमेशा क्या होता है? वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र, फिर से सुनिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, या दृष्टिपटल। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़े थे, वहां भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन के बारे में जान चुके थे। आप लोग को बहुत सारे बच्चों को ये ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होने वाला। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का होगा दृष्टिपटल। क्या होगा? दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दृष्टिपटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। कि मानव नेत्र की जो मिनिमम दूरी जो होती है वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से होता है। भाई मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हुआ है क्या? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि मानव जो सामान्य नेत्र से देख सकता है ना, मतलब दूरी को, मतलब पूरा स्पष्ट से, तो वो कितना 25 सेंटीमीटर तक हम लोग स्पष्ट रूप से सब सारी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा दूर होगा तो थोड़ा सा धुंधला दिखता है, फिर अगर दूर करेंगे थोड़ा सा धुंधला होता है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखाना है तो यहाँ पे क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि द्वि फोकस लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? द्वि फोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है?
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण, हम लोग थ्योरी में भी, एक कहानी में भी पढ़े होंगे, जो थ्योरी आप साइंस का जो पढ़ते होंगे उसमें भी अच्छे से लिखा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं वो क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नहीं करता है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि नहीं करता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा IR²। ठीक है, तो ये नहीं करता कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित ये नहीं करता, IR²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, वाट, ओम या जूल। क्या होगा, 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम, जो कि इसका सिंबल ऐसे होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, याद रखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होगा, किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया, या फिर बी में दिया है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, चुंबकीय विद्युत प्रेरण की परिघटना क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न। हम बार बार इसलिए बोलते ताकि आपको यहीं पे इस वीडियो देखते देखते आपको सारे ऑप्शंस को याद हो जाए। ठीक है, इसलिए हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14 पे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ठीक है, धूप वाले दिन ये तो नहीं हो सकता, बादल वाले दिन, गर्म दिन या पवनों वायु वाले दिन। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए बादल वाले दिन में ना तो धूप रहता है, होता है क्या, ना तो गर्मी दिन होता है। तो यहाँ बादलों वाले दिन में क्या होता है, पूरा दिन ठंडी होता है। तो यहाँ पे गर्म जल प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखेंगे श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वाला, पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन से परिचित है। Zn+C को जब रिएक्शन किया गया तो Zn+CO में किसका उपयोग हो रहा है, यहाँ पे देखिए उपयोग नहीं, यहाँ पे हो जाएगा उपचयन। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, उपचयन होगा। ठीक है, उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन पढ़े थे कि सी का ऑप्शन हो रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उपचयन, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कि 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, काला, लाल, पीला। क्या सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, श्वेत। ठीक है, याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है, श्वेत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। 19 का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे NaOH का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये बात सही है क्योंकि NaOH क्या क्षार है। और HCl नीले लिटमस को लाल कर देती है, अम्ल है, तो ये भी सही बात है। यहाँ पे देखिए C6H12O6 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर, नहीं, ये गलत बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। 20 पे आते हैं हम लोग कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? रक्त का, जठर रस का, नींबू का या फिर शुद्ध जल का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा रक्त का। ठीक है, तो हम लोग आधा क्वेश्चन पढ़ लिए इसमें। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे बच्चों के पास पहुंचे। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 21 का जो ऑप्शन होगा अम्लीय होता। अगर यहाँ पे धातु रहता तो वो होता क्षारीय होता। ठीक है, अगर यहाँ पे अधातु के जगह पे धातु होता तो ये हो जाता क्षारीय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है अधातु, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अम्लीय। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है चाय, वेनिला, दही या कॉफी। तो लैक्टिक अम्ल दूध दही वाला होता है। तो यहाँ पे दूध का ऑप्शन नहीं है, दही मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दही। ठीक है, जरूरी नहीं कि दही ही होगा, अगर दूध ऑप्शन में रहेगा तो आप दूध भी मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दही है तो दही को मार दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, मरकरी, पारा या दोनों, इनमें से कोई? तो ब्रोमीन और मरकरी दोनों है द्रव अवस्था में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ब्रोमीन और पारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? CaMgAuAg। कम क्रियाशील धातु जो होता है वो कौन है? तो यहाँ पे क्या होगा? सोना जो है वो कम क्रियाशील धातु। सोना वो वाला सोना नहीं जो कि हम लोग मजे से सो जाते हैं एग्जाम के टाइम में, खास करके ज़्यादा नींद लगता है। ठीक है, तो वो सोना नहीं जिससे कि हार जेवर जो लेडीज लोग बनाती है, पहनती है कान में, नाक में, गले में, तो वो वाला सोना। तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी Au हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सोना जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 25 नंबर को देखिए कि एक्वा रेजिया में पाया जाता है सांद्र HCl, सांद्र HNO3 या इनमें से दोनों। तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, HCl और HNO3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड या कीटोन या एल्कोहल। क्या होगा? 26 का जो होगा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑक्सीजन। ठीक है, तो सॉरी 26 का ना कीटोन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कीटोन। ठीक है, याद रखेंगे। 27 पे आते हैं कि निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? निम्न में किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? सोडियम, हीलियम, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम। आप लोग ने वो पढ़े हैं ना, ये सोडियम, हीलियम, ऑक्सीजन जो चार्ट होता है ना, वो पढ़े हैं ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है? सोडियम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सोडियम। ठीक है, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सोडियम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 प्लस CO2 तथा H2O या क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी उपयुक्त है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, धमनियां, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये क्वेश्चन सभी बच्चे जानते होंगे, जानते हैं ना। तो क्या होगा? 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिल या एस्ट्रोजन या साइटोकाइनेन। क्या होगा? 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साइटोकाइनेन। ठीक है, साइटोकाइनेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 पे आते हैं कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है वो मस्तिष्क है, अमाशय है, क्षुद्रांत है या यकृत है। क्या है? 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मस्तिष्क है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है,
क्योंकि मस्तिष्क के ही ना हम लोग सब कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जब तक हमारे मस्तिष्क ठीक नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या होंगे, पागल हो जाएंगे। कुछ भी, किसी चीज़ का भी हमको समझ में, कुछ भी चीज़ का समझ नहीं होगा। तो यहाँ पे शरीर का जो प्रमुख संवेदन जो केंद्र है, सारे चीज़ हम लोग डिसाइड कहाँ से करते हैं, अपने मस्तिष्क से नहीं है, क्योंकि दिमाग तो हमारा कहाँ पे है, मस्तिष्क में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 पे आते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबास में, ईस्ट में, प्लेज प्लेजमोड सॉरी प्लेजमोडियम में, या फिर लेस्मिनिया में। क्या होगा, 33 का जो आंसर होगा ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 34 पे आते हैं कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय क्या होता है, विकसित हो जाता है। बीज, पुंकेसर, स्त्री केसर या फल। क्या होगा, फल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, फल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 पे आते हैं कि समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्तों के सारा कुत्ते का अग्रपाद। बी में है हमारा दांत तथा हाथी का दांत। सी में है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय या फिर उपरोक्त सभी। 35 का जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 36 पे आते हैं हम लोग। 36 पे जो आते हैं, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता जो है चार्ल्स डार्विन है और ग्रेगर जॉन मेंडल होगा, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधों पर जो रिसर्च किए थे। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे 36 का अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 37 पे। एक निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, या घास, मछली तथा बकरी। देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए घास कौन खाता है, बकरी। बकरी को कौन खाया है, मानव। मानव यानी कि हम लोग जो मानव नहीं दानव कर सकते हैं। ठीक है, ये बकरी को हम लोग खा जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, घास, बकरी तथा मानव। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 पे, एक निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर या फिर घास। तो क्या होगा, 38 का जो आंसर होगा डी, घास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन आप लोग सभी ने जानते होंगे कि चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि जो वहाँ पे पेड़ काटा जा रहा था, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, पेड़ से लिपट गया कि ताकि पेड़ को नहीं काटा जाए। ठीक है, तो और उसको उन्होंने उसको क्या मिला था, जीत भी हुई थी, इसलिए तो उसको उस नाम को, मतलब उस आंदोलन को क्या कहा, चिपको आंदोलन का दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वन नाशन रोकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वन को नाश जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन का चलाया गया था। सभी लोग पेड़ से चिपक के रहते थे ताकि पेड़ को नहीं काटा जाए। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है कि खादीन पाए जाते हैं। खादीन पाए जाते हैं कहाँ पे, कहाँ पाए जाते हैं खादीन, राजस्थान में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजस्थान में। जो कि वहाँ के लोगों ने जल को संग्रह करने के लिए कि मिट्टी का वो बनाते हैं जिसमें कि जल को रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का सेट 2 साइंस का सेट 1 सेट 2 पूरा क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग सेट 3 को लेकर आएंगे। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी को अपने बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन रिवाइज किया जा रहा है सभी को इसका लाभ मिले और सभी बच्चे अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू।